हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर क्लास। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पायरेथ्रिन्स एंड पायरेथ्रोइड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने ऑर्गेनोक्लोरिन्स के बारे में देखे थे। तो ये जो पायरेथ्रिन और पायरेथ्रोइड है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में यूज होते हैं। इसमें से हमारे पास दो कैटेगरी है। एक है जिसमें साइनो ग्रुप नहीं होता है, उसके एग्जाम्पल है परमिथ्रिन एंड एलेथ्रिन, याद करने के लिए भी आसान है। और जिसमें साइनो ग्रुप रहता है वो है साइपरमेथ्रिन। तो ये जनरली हम सबके घर में रहता भी है। हम जनरली किचन में कॉकरोच वॉकरोच मारने के लिए, और जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स एंड्स रहते हैं या छोटे छोटे रोडेंट्स रहते हैं उनको मारने के लिए यूज करते हैं। जो कुछ चौक्स आते हैं जैसे लक्ष्मण रेखा, फिर या फिर कॉकरोच मारने के लिए जो ग्लू आते हैं, अपना जो हिट, काला हिट, ये सारी चीजें, उनमें यही सारे कंपाउंड रहते हैं, पायरेथ्रोइड्स कंपाउंड रहते हैं। तो जनरली ये हमारे किचन में रहता है। तो इसका और जो अपना ऑर्गेनोक्लोरिन्स है उसके मैकेनिज्म्स मिलते हैं। जैसे अपने ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट्स के मैकेनिज्म मिल रहे थे, ऐसे ही ऑर्गेनोक्लोरिन्स और पायरेथ्रोइड्स के मैकेनिज्म्स मिलते हैं। ये क्या करता है, ये इनएक्टिवेट करता है किसको, सोडियम चैनल को, और उसको ओपन स्टेट में छोड़ देता है। ये पोटेंट है और ये क्या करते हैं, गाबा को भी ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्साइटेशन रहता है वो ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है। जो भी रोडेंट्स इंसेक्ट्स रहते हैं उनके सीएनएस एकदम से नॉकआउट हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसीलिए हमको इंस्टेंट एक्शन भी देखने को मिलता है। और ये सेम काम ये ह्यूमन पे भी करता है। यही मैकेनिज्म है, मगर ह्यूमन में थोड़ा बड़ा डोज चाहिए कंपेयर टू दी इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। तो फिर ये हमको मैकेनिज्म हमको सब कुछ समझ में आ गया, कोई बहुत ज्यादा टफ मैकेनिज्म नहीं है। हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में अगर ये डर्मल कंटेक्ट हो जाता है, मेरे घर में मैंने मानो कि इसको कॉकरोच को मारने के लिए चौक के लाइन बना के रखी हुई थी, उसमें मेरे को मल्टीपल एक्सपोजर हो गया, डर्मल कंटेक्ट हो गया, तो वहां पे क्या होगा, डर्मेटाइटिस, ब्लिस्टर्स आ सकते हैं स्किन में, छोटे छोटे फोड़े जैसे आ सकते हैं, ब्लिस्टर्स आ सकते हैं, इन्फ्लामेशन हो सकता है, डर्मेटाइटिस हो सकता है, वेसिकल्स मतलब अंदर फ्लूइड वाले वो बनते हैं, पैप्यूल्स बनते हैं, प्रूराइटिस मतलब इचिंग हो जाता है, और लोकलाइज्ड पैरास्थेसिया, पैरास्थेसिया मतलब वो झुंझुनापन होना, सेंसेशन कमी हो जाना, वो सारा चीजें हमको देखने को मिलता है। अगर आंख में चला गया, ओकुलर कांटेक्ट हो गया, तो कर्नियल डैमेज हो सकता है, विजुअल एक्यूटी कंप्रोमाइज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और आदमी को कंजंक्टिवाइटिस जैसे कंडीशंस भी आ सकती है। अगर ये चीजों को हमने प्रॉपर डोज में इनहेल कर दिया है तो राइनोरिया मतलब नाक बहना चालू होता है, सोर थ्रोट, आदमी का गला पकड़ लेता है, वीजिंग हो जाती है। अगर हम अस्कल्टेशन में देखेंगे तो हमको एडिशनल म्यूजिकल साउंड्स सुनने को मिलते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाती है, आस्थमा लाइक सिम्टम हो जाते हैं, बेसिकली ब्रेथलेसनेस हो जाता है, हैवी ब्रेथलेसनेस हो जाता है, फिर लंग्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको हम निमोनाइटिस बोलते हैं, सीवियर कफ होता है और ब्रोंकोस्पाज्म होता है। ये कितना सीवियर होगा सिम्टम्स, ये कितना डोज एक्सपोज हुआ है उसमें मैटर करता है। फिर हमारे पास चौथा सिनेरियो है कि अगर वो किसी ने खा लिया या वो जीआई ट्रैक्ट में चले गया, तो यहाँ पे हमको कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें भी जो कॉमन सिम्टम आता है वो आता है पैरास्थेसिया। अब हमको जब जब पैरास्थेसिया सुनने को मिले तो हमको क्या क्या याद रखना है, ऑर्गेनोक्लोरिन्स एंड पायरेथ्रोइड्स याद रखना है। और जब जब हमको अपने क्या बोलते हैं मस्करेनिक और निकोटिनिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो हम ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स को याद रखेंगे। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन होने की बातें नहीं है, वेरी क्लियर है दोनों भी। तो यहाँ पे भी पैरास्थेसिया जो है वो मोस्ट कॉमन सिम्टम है, तो हम इस पैरास्थेसिया को याद कर लेंगे। अगर आपको कहीं पे केस स्टडी आ रहा है और वहां पे पैरास्थेसिया मेंशन किया हुआ है तो आप समझ जाना कि आइदर ये ऑर्गेनोक्लोरिन है या फिर ये पायरेथ्रोइड पॉइजनिंग है। फिर आता है नोजिया, वोमिटिंग, वर्टिगो, फेस्टुलेशन मतलब होता है मसल्स एकदम से कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होते हैं, उसको हम बोलते हैं मसल फेसिकुलेशन। बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसको हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। फिर ऐसे आदमी का मेंटल स्टेटस अल्टर हो जाता है क्योंकि ये सीएनएस में जाके काम कर रहा है, एक्साइटोटॉक्सिसिटी कर रहा है। सीजर भी यहाँ पे एकदम कॉमन साइन एंड सिम्टम होने को आ जाता है। पल्मोनरी इडिमा हो जाता है, उसके बाद आदमी कोमा में चले जाता है, और लास्ट डोज है तो आदमी की इवन डेथ भी हो जाती है। फिर हम इसको कैसे डायग्नोज करने वाले हैं, हम डायग्नोसिस करते टाइम पे हमको ईसीजी में एसटी से लेके जो टी वेव है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। हमारे हार्ट को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है तो सीरम कोलिनिस्टरेज एंजाइम हम एसेस कर सकते हैं, मगर इसका इतना कोई फायदा नहीं होता है। तो ये जनरली हमको डायग्नोसिस हिस्ट्री से ही मालूम पड़ेगा, या फिर जो भी विटनेस रहेंगे आगे पीछे वो हमको बताएंगे कि इसको क्या पॉइजनिंग हुई थी, कैसे पॉइजनिंग हुई थी। तो अभी हम देखेंगे कि जो ये वाला अपना पायरेथ्रोइड पॉइजनिंग है, पायरेथ्रोइड पॉइजनिंग में भी हमारे पास कोई एग्जैक्टली एंटीडोट है ही नहीं।
तो हम क्या करेंगे, पहले तो डिकॉन्टामिनेशन में जाएंगे। डिकॉन्टामिनेशन क्या करना है, कैसे करना है, ये हमने सारी चीज एक्सप्लेन करी हुई है। सफिशिएंट वाटर लेंगे, 15 से 20 मिनट तक उसको धोएंगे, फिर उसको हम रिपीट करेंगे। अगर हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो बेसिन में डुबो के लेके जाएंगे। ऐसे हम आई को भी करेंगे और डर्मल को भी करेंगे। इंजेक्शन हो गया है तो हम एंटी एलर्जेंस दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स दे सकते हैं। एग्जांपल डाइफेनहाइड्रामाइन 50 mg की डोज में। अगर ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है तो हम साल्बुटामोल को यूज कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कोई लोग बोलते हैं कि फायदेजनक है, कोई नहीं है। हाउएवर बहुत सारे डॉक्टर्स इसको यूज करते हैं। अगर एनाफाइलेक्सिस जैसे सिम्टम्स आ गए तो हम नॉरएड्रेनालिन 1:10,000 के डाइल्यूशन में देंगे और फिर स्टोमक वॉश करेंगे। अगर जल्दी आया है, ऑयल को यहाँ पे भी नहीं यूज करना है, ये उसकी लिपोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। ड्रग ज्यादा से ज्यादा ऑब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी में चले जाता है तो चीजें और बिगड़ जाती है। एक्टिवेटेड चारकोल का हम यूज कर सकते हैं, जबकि ऑर्गेनोक्लोरिन्स में उसका उतना फायदा नहीं है। और सपोर्टिव मैनेजमेंट तो हमको इनको देना ही पड़ता है, जहां पे हम रेस्पिरेटरी सपोर्ट, कार्डियक सपोर्ट, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो एसिडोसिस हो जा रहा है तो उसको हम क्योर करने की कोशिश करेंगे, ये सारी चीजें। और ये था अपना पायरेथ्रोइड्स का, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं। और ये कॉमन टाइप की पॉइजनिंग भी है, इंटेंशनल है, लार्ज डोज है तो इसका आउटकम भी बहुत पुअर है। अगर एक्सीडेंटल है, स्मॉल डोज में है तो हम इसको आराम से ड्रग देके मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैं आज आपको दिखाने के लिए एक ये प्रिपरेशन लेके आया। ये पायरेथ्रोइड का प्रिपरेशन है। इसको जैसे लक्ष्मण रेखा, अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो इसमें देखो वार्निंग भी दी हुई है पॉइजन बोल के। और यहाँ पे अगर हम कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें साइपरमेथ्रिन है 1% वेट बाय वेट। तो ये जो साइपरमेथ्रिन है ये साइनो ग्रुप का अपना पायरेथ्रोइड है। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे, जो इन्होंने क्वेश्चन दिया है, इसको खाने की पीने की चीजों में नहीं डालना है, खेतों में नहीं डालना है और घर में ही यूज करना है और बड़े लोगों के साथ करना है और एकदम से क्वेश्चन लेके करना है। और फिर इन्होंने यहाँ पे इसके लेबलिंग में दी भी है कि अगर किसी को इसकी चीज की दिक्कत हो जाती है, ये किसी के कांटेक्ट में आ जाता है तो इससे क्या होता है कि आदमी को दिखना कम हो जाता है, धुंधला हो जाता है, स्किन में दिक्कतें आ जाती है, वो हो जाता है। तो फिर इसको क्या करना है, इन्होंने फिर यहाँ पे ये भी लिखा कि इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। जैसे भी अगर कोई सिम्टम आते हैं तो हमको सिम्टोमेटिकली मैनेज करना पड़ेगा। ये सेक्शन है, यहाँ पे इन्होंने एंटीडोट लिखा है, कोई भी एंटीडोट नहीं है। और यहाँ पे लक्षण अनुसार इसको यूज करना है, हमको इसको लक्षण अनुसार में यूज करना है। ये इसको कैसे यूज करना है उसकी विधियां बताई गई है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया इन पेस्टिसाइड्स का। हम ऐसे ही बहुत सारे टाइप के पेस्टिसाइड यूज करते हैं घर में। तो ये मैं आज जस्ट लेके आया था आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो अभी इसको हमेशा याद रखने का, एग्जाम में भी इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो कि इंडिया में वाइडली अवेलेबल है। ये अवेलेबिलिटी के हिसाब से 15-20 रुपए का मार्केट में मिल जाता है। तो होप कि आपको ये सारी चीजें आज की क्लास में समझ में आई होंगी। तो इसके साथ जो भी हमने ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है, इसका यूनिट अपना कंप्लीट कर लिया है। तो जो अब हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे, हम इन चारों कंडीशंस के एक एक या दो दो केसेस लेके आएंगे और एक पूरे सेशन में उन सारे केसेस को डिस्कस करेंगे कि हम क्लिनिकली इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि ये सारे जो क्लिनिकल केसेस हैं ये एग्जाम में भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इनको हमको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनकी केस स्टडी करेंगे तो ही हम प्रैक्टिकली हिसाब से अपने चीजों को समझ पाएंगे और हमको आगे जाके भी चीजें आसानी होगी। तो हैविंग सेड दैट, तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द इंटरेस्टिंग केस स्टडीज इन द ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। थैंक यू।